अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर फैसल सईद। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम सेकेंड ईयर नेम्ड एज एवोल्यूशन डिस्कस करेंगे और उसके बेसिकली हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को देखेंगे कि हमने जो थ्योरी में पढ़ा, जो थ्योरी में हमने एवोल्यूशन में डिस्कस किया, लमार्क थ्योरी, डार्विन थ्योरी, ठीक है, हार्डी, विनबर्ग प्रिंसिपल वगैरह, तो या एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन, इन सब की बेस पर हम इन एमसीक्यूज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है हाउ इज़ नेचुरल वेरिएशंस, वो वेरिएशन जो कुदरती तौर पे होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उनके जीन्स के अंदर, क्रोमोसोम में, हाउ इज़ नेचुरल वेरिएशन यूज्ड इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अच्छा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन वो फिनोमेना होता है जिसमें हम पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक जीन्स को या किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को हम प्रमोट करना चाहते हैं और किसी दूसरी ट्रेट को हम जो इनहिबिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी भी नेचुरल वेरिएशंस का आर्टिफिशियल सिलेक्शन से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा है। नेचुरल वेरिएशंस वो तमाम ऐसी वेरिएशंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग मियोसिस जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसमें वेरिएशंस आती रहती, मगर वो वेरिएशंस कभी भी किसी आर्टिफिशियल सिलेक्शन के फिनोमेना में जो है वो यूज़ नहीं हो सकती। आर्टिफिशियल सिलेक्शन ये होती है कि जिसमें आप क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं तो किसी सिलेक्टिव ट्रेट का किसी दूसरे सिलेक्टिव ट्रेट के साथ क्रॉस करवाते हैं। तो इसका आंसर होगा हाउ इज नेचुरल वेरिएशन यूज इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो आंसर है द नेचुरल वेरिएशन इज नॉट यूज इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो नेचुरल वेरिएशन को आर्टिफिशियल सिलेक्शन में यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 2। यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, एमसीक्यूज नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है कि, बल्कि बताया जा रहा है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है इट एक्ट्स ऑन डैश विच इन टर्न मे रिजल्ट्स इन द एवोल्यूशन ऑफ अ डैश ओवर टाइम। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है ना वो बेसिकली एक्ट्स ऑन अ पॉपुलेशन इन अ एरिया गिवन पॉपुलेशन पर नेचुरल सिलेक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, विच इन टर्न मे रिजल्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कोई भी पॉपुलेशन जो नेचुरल सिलेक्शन से इन्फ्लुएंस होगा या वो पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस होगी एंड और उस पॉपुलेशन में जो नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमेना इन्फ्लुएंस करेगा वो फाइनली उस पॉपुलेशन में मौजूद जो इंडिविजुअल होंगे उनकी बॉडी में एवोल्यूशन के प्रोसेस को टारगेट करेगा और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें चेंजेस। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन थ्योरी है उसमें यही बताया जाता है कि नेचर वुड डिसाइड। तो नेचर कैसे डिसाइड करता है, ओवर प्रोडक्शन का फिनोमेना और ओवर प्रोडक्शन पॉपुलेशन में, और फाइनली उसका इफेक्ट आता है सर्वाइवल ऑफ द पहले स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, फिर वेरिएशंस और फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहाँ एमसीक्यूज नंबर 2 का ऑप्शन होगा ए, यानी पॉपुलेशन एंड देन इंडिविजुअल्स। देन वी हैव एमसीक्यूज नंबर 3। एमसीक्यूज नंबर 3 है पांडा डेवलप्ड लॉन्गर रिस्ट्स, ठीक है। पांडा के जो, अगर हम आर्म्स के लिहाज से बात करें तो दे हैव अ स्लाइटली elongated and long wrist so that can better grip the bamboos वगैरह जो भी हम डिस्कस अब करेंगे सवाल में। Panda developed longer wrist to better eat bamboo over time and in turn increases their chance of survival। अच्छा, this is an example of, तो over the period of time पांडा का जो रिस्ट है, रिस्ट बोन्स डेवलप हुई और उसकी मदद से उसने बैम्बू को आसानी से ग्रिप करके उसको ब्रेक करना और फिर उसको यूटिलाइज करना सीख लिया। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इस चीज को फिटनेस कहेंगे या कंपैरेटिव एनाटॉमी या आर्टिफिशियल सिलेक्शन या एडाप्टेशन। तो हमारे लिए ये फिनोमेना एडाप्टेशन कहलाया जाता है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो एक स्ट्रक्चर को, एक जैसे बैम्बू का जो स्ट्रक्चर है उसको पकड़ के ग्रिप करके और उसको खाने की प्रैक्टिस कर रहा है, तो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जिस तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं वो अपने आप को, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, उस लिहाज से मॉडिफाई हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको हम एडाप्टेशन कंसीडर करेंगे। फिटनेस इट डजंट मीन दैट कि यहाँ पे जो है ना वो बेसिकली एक्सरसाइज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम इसको एडाप्टेशन कंसीडर करेंगे। वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 4 एंड एमसीक्यूज 4 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए एविडेंस साइटोलॉजी से मिलता है, बिल्कुल। सेल की स्टडी से हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है। बायोकेमिकल प्रोसेस से भी हमें पता चलता है, यस, यानी बायोकेमिस्ट्री से। फिटनेस से हमें किसी भी किस्म का एविडेंस एवोल्यूशन की बेस पे हमें नहीं मिलता। फिटनेस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस फॉर दैट टाइम वो तो बता सकता है, बट और कंपैरेटिव एनाटॉमी, उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी शेप, उसके बॉडी ऑर्गन्स को देखने के बाद हमें पता चल सकता है कि यस एवोल्यूशन का प्रोसेस
हुआ है और उसकी एविडेंस। तो ये जो फिटनेस का जो पॉइंट है, इट्स नॉट द एविडेंस फॉर द एवोल्यूशन प्रोसेस इन एनिमल्स। ठीक है, नाउ वी हैव एमसीक्यूज नंबर 5, हाउ डज नेचुरल सिलेक्शन कंट्रीब्यूट टू द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब आप इस सवाल को देखिएगा, सवाल में क्या पूछा जा रहा है, हाउ डज नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने जो पेश की थी। तो नेचुरल सिलेक्शन में हमें बताया गया था कि नेचर विल डिसाइड कि कौन सी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट होगी। तो पहला पॉइंट देखिएगा, ओवर द टाइम नेचुरल सिलेक्शन रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जैसे जैसे जब अब हमने डिस्कस किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वेरिएशंस आती हैं, एक होती है फेवरेबल या पॉजिटिव और एक होती है अनफेवरेबल या नेगेटिव। तो जो फेवरेबल वेरिएशंस होंगी उसे नेचर सिलेक्ट कर लेता है, क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली होती हैं। तो ओवर द टाइम नेचुरल सिलेक्शन रिजल्ट्स इन चेंज इन द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। तो होगा क्या, जब कुछ अरसा गुजरेगा, एक टाइम गुजरेगा, तो वो जो फेवरेबल वेरिएशंस हैं वही आपको अगली पॉपुलेशन में इनहेरिट होंगी, लेकिन जो नेगेटिव वेरिएशंस है वो इनहेरिट नहीं होंगे। तो 5 का ऑप्शन होना चाहिए ए, दैट इज अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एमसीक्यूज नंबर 6, द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस रेफर्स टू। अच्छा, अब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस किस चीज को रेफर करता है? अब ऑप्शन में क्या क्या है, द हार्डशिप्स न्यू बॉर्न ऑफस्प्रिंग फेस ड्यू टू प्रीडेशन। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी कि न्यू बॉर्न जो है वो कितनी मुश्किल हालात में शिकारियों को जो है वो फेस कर रहे होते हैं, शिकार होने को फेस कर रहे होते हैं। स्ट्रगल फॉर एनिमल्स हु कैन नॉट ब्रीथ, वो एनिमल जो सांस नहीं ले रहे हो सकते, उनकी स्ट्रगल को स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहते हैं। या सी ऑप्शन है, मेंबर्स ऑफ ईच स्पीशीज compete regularly to obtain food and living space. Yes, this one. हर किसी भी ग्रुप या पॉपुलेशन में जो स्पीशी मौजूद हैं उसके लिहाज से compete regularly. अच्छा, compete with each other अगर सिमिलर स्पीशीज में होगा तो इंट्रा स्पेसिफिक था, और अगर एक दूसरी डिफरेंट स्पीशीज में होगा इंटर एनवायरमेंट तो एनवायरमेंटल। तो यहाँ पे मेंबर ऑफ ईच स्पीशीज कंपीट रेगुलरली टू ऑब्टेन फूड एंड लिविंग स्पेस, तो हम इसको स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कंसीडर करेंगे। तो 6 का जो ऑप्शन है दैट वुड बी सी। नाउ वी हैव 7, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल सिलेक्शन एंड फिटनेस। अब यहाँ देखिएगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल सिलेक्शन एंड द फिटनेस। तो पहला ऑप्शन है डिसेंड, यानी जो उनकी अगली जनरेशन है विद मॉडिफिकेशन। तो जरूरी नहीं है कि मॉडिफिकेशन के साथ ही होंगे तो वो फिट होंगे, वो बाज़-औक़ात अनफिट भी हो सकते हैं। अच्छा, चेंज इन द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इंक्रीजेज द स्पीशीज फिटनेस इन द एनवायरनमेंट। जरूरी नहीं है कि इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक जो भी पॉपुलेशन की होती हैं उससे उस स्पीशीज की फिटनेस बढ़ जाती है। हाँ, अगर स्पीशीज फिट होंगे तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं सर्वाइवल के। अब जैसे सी में लिखा है कि नेचुरल सिलेक्शन सिलेक्ट्स फॉर ट्रेड्स ऑफ द फिट एनिमल्स, बिल्कुल ऐसे ही नेचुरल सिलेक्शन हमेशा उन प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करता है जो फिट एनिमल्स की होती, टू पास ऑन जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। यस, तो हमने जेब्रा जिराफ वाले केस में क्या डिस्कस किया था कि वो एनिमल्स जो बड़ी गर्दन के साथ थे क्योंकि वो उनकी फिटनेस उस एनवायरनमेंट को जो है वो मैच कर रही थी, इसलिए वो जिंदा रहे और उनके जीन्स अगली जनरेशन में ट्रांसफर होते रहे। लेकिन जो छोटी गर्दन वाले थे वो जो है वो एलिमिनेट हो गए, नॉकआउट हो गए। तो नेचुरल सिलेक्शन के लिहाज से 7 का ऑप्शन होना चाहिए सी। ठीक है, एंड देन वी हैव एमसीक्यूज नंबर 8। देखिए सवाल एमसीक्यूज 8 में क्या पूछा जा रहा है, द स्ट्रीम लाइन शेप ऑफ शार्क्स एंड वेल। वेल और शार्क की जो स्ट्रीम लाइन सामने से एलोंगेटेड जो हेड पार्ट है सिमिलर, ठीक है, स्ट्रीम लाइन शेप ऑफ शार्क एंड वेल सिमिलर। अब वेल एक मैमल है, शार्क फिश में आती है, तो सिमिलर है बट नॉट ड्यू टू कॉमन एंसेस्टर, बट लेकिन इनके एंसेस्टर्स तो कॉमन नहीं है। तो किस चीज की एग्जांपल है? एनालोगस ट्रेड तो बेसिकली वो होते हैं ना जिनमें हम ये कहते हैं कि फंक्शन तो सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर और यहाँ पे शेप। अच्छा, बेसिकली स्ट्रीम लाइन शेप क्यों होती है? क्योंकि वो पानी के अंदर जो है ना स्ट्रीम लाइन शेप का सॉरी, स्ट्रीम लाइन शेप का फायदा ये होता है कि एक आगे से नोकीला जो माउथ होगा वो बेसिकली कम से कम रेजिस्टेंस फेस करेगा, और वाटर बेसिकली डेंस मीडियम है तो उसमें जितना स्ट्रीम लाइन शेप होगी वो आसानी से तैर सकते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन में तो स्ट्रक्चर सेम और फंक्शन डिफरेंट होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का भी कोई रोल नहीं है। तो एक्चुअल में जो इन एनिमल्स की शार्क और वेल, जो मैमल शार्क फिश और वेल मैमल है, इनकी जो स्ट्रीम लाइन शेप है पानी में इनको आसानी में तैरने में हेल्प कर सकते हैं और ये अपने शिकार का पीछा कर सकते हैं, उन्हें पकड़ सकते हैं। एक्चुअल में ये फिटनेस है, ये बेसिकली फिटनेस है। क्यों? क्योंकि हम ये कहेंगे
कि अगर इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप, इनकी जो इस तरह की अपीयरेंस है, अगर ये ना होती तो कि कभी भी उस एनवायरनमेंट के लिहाज से अपने आप को फिट ना कर सकते और डेफिनेटली वो उसमें स्विम करने में प्रॉब्लम होती, शिकार करने में, और नॉकआउट एलिमिनेट हो जाते। तो यहाँ 8 का ऑप्शन होना चाहिए डी, डेल्टा। नंबर 9, मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द सेम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, सॉरी, like protein, cytochrome C essential for aerobic respiration is an example of। तो अब यहाँ हम लोगों से डिस्कस क्या किया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि ऑर्गेनिजम्स का जो मेटाबॉलिज्म है जिसमें सेम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स प्रेजेंट है लाइक प्रोटीन, साइटोक्रोम सी वगैरह जो एसेंशियल है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, तो ये बेसिकली हमें बेसिस ऑफ एवोल्यूशन की बात बताई जा रही है। और बेसिस फॉर, वैसे तो सेलुलर रेस्पिरेशन हमें मालूम है कि हर सेल के अंदर जब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वगैरह, सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाई जाएगी। लेकिन इस केमिकल प्रोसेस को ऑर्गेनिज्म की बेस पे अगर हम देखें तो 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अगर सेम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मौजूद हैं, प्रोटीन और साइटोक्रोम और गिवन मॉलिक्यूल्स, तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस कहलाया जाएगा, उसको बायोकेमिस्ट्री कंसिडर, यानी एविडेंस फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री वाला पॉइंट यहाँ अप्लाई होगा। 9 का ऑप्शन होना चाहिए ए, ठीक है। देन वी हैव MCQs 10, what trait separates the least closely related organism from the other animals। अब इस सवाल के लिहाज से आप देखें तो हमें बताया, हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा ऐसा ट्रेट, इनमें से वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो लीस्ट क्लोजली रिलेटेड, जो कम से कम एक दूसरे से मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म है, उन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम कॉर्डेट की बात करें उनमें बैकबोन तो सब में ही है, फिर लेग्स की बात करें तो ऑलमोस्ट, अगर लेग्स कहें तो वो आपके पास जो है ना वो टेट्रापोड्स में। अब अगर हेयर्स की बात करते हैं तो हेयर इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक विद द मैमल्स, नॉट फॉर द रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस और एनी अदर। तो अगर हम इसके लिहाज से डिस्कस करेंगे, सो व्हाट ट्रेट सेपरेट द लीस्ट क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अदर एनिमल्स, हेयर। और मैमल्स में भी हर एक मैमल के अंदर हेयर्स नहीं है, वो जो एक्वेटिक मैमल्स हैं दे डोंट हैव, तो हम उनको सेपरेट करना चाहें तो ऑन द बेसिस ऑफ हेयर सेपरेट कर सकते हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन देयर स्किन, ठीक है स्टूडेंट्स। Now we have MCQs 11, the process that has transformed life on earth from its earliest forms to vast diversity। तो वो प्रोसेस जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म हुए अर्लीस्ट फॉर्म से बहुत डाइवर्सिफाइड शेप में, तो वो बेसिकली कौन सा प्रोसेस है, एवोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, MCQs 12 है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। अब इस स्टेटमेंट को देखिए कि पूछा जा रहा है कि सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स का क्या होगा। भाई ये बात कंफर्म है कि साइंटिस्ट अभी भी ये बिलीव करते हैं कि जहां वाटर होगा, पानी मौजूद है, वहां लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। एंड लाइफ एमर्ज फ्रॉम वाटर, जिंदगी का आगाज पानी से हुआ है। तो पानी में मौजूद जो H2O, दैट हाइड्रोजन, तो पानी की जो हाइड्रोजन है, वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन, तो बेसिकली सबसे पहला फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को जो हाइड्रोजन ऑब्टेन हुई थी, साइंटिस्ट अज्यूम करते हैं दैट्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लमार्क्स थ्योरी। अब लमार्क थ्योरी के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कौन से थे? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक था। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये भी पॉइंट ठीक था। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन थ्योरी का पॉइंट था, तो ए एंड बी इसका ऑप्शन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सवाल में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14, हु डेवलप्ड अ नेचुरल सिलेक्शन, अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को, जिसको हम डार्विन थ्योरी भी कहते हैं, तो बेसिकली थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है वो डार्विन थ्योरी कहलाई जाती है, ठीक है। द एक्चुअल रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्ड इन एंशिएंट जियोलॉजिकल टाइम्स, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाखों करोड़ों साल पहले पाए जाते थे और अब उनकी ट्रेसेस, उनकी बाकियात हमें मिलती हैं, तो बेसिकली ये क्या है, वो बेसिकली जो रिमेन्स हमें मिलते हैं हम उनको फॉसिल्स कहते हैं, और स्टडी ऑफ फॉसिल नोन एज पैलियोंटोलॉजी। नंबर 16 MCQs है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। MCQ 16 में आपको वो स्टेटमेंट बताना है जो इनकरेक्ट है। सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स आर फंक्शनली डिफरेंट। होमोलोगस ऑर्गन्स का फंक्शन डिफरेंट होता है बट स्ट्रक्चर अलाइक होता है, ये तो बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है। यस, होमोलोगस ऑर्गन्स में हमेशा याद रखिएगा फंक्शन डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, एनालोगस ऑर्गन्स में फंक्शन डिफरेंट बट स्ट्रक्चर अलाइक, ऐसा नहीं होता। एनालोगस में आप बोलेंगे फंक्शन सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। अच्छा, बाकी दो स्टेटमेंट देख लें।
अच्छा इसकी एग्जाम्पल बता देता हूँ। एनालोगस ऑर्गन बेसिकली वो होते हैं जैसे विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट। तो फंक्शन तो उड़ने का है ना, फ्लाइंग, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर आर आर्म्स ऑफ मैन, फोर लिम्ब ऑफ कैट, फ्लिपर ऑफ व्हेल। यस, होमोलोगस ऑर्गन की एग्जाम्पल ठीक है। एनालोगस क्या है? एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस स्ट्रक्चर आर विंग्स ऑफ बैट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। यस, तो जो दूसरा स्टेटमेंट है एनालोगस ऑर्गन्स आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चर अलाइक, तो ये होना चाहिए था फंक्शनली सेम बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट होना चाहिए था। देन वी हैव एमसीक्यूज नंबर 17। A group of interbreeding individuals. Interbreeding individuals belong to a particular species and sharing a common geographic area is called. तो group of interbreeding living organism जो के particular species से belong करते हैं और common geographic area occupy करते हैं, तो उनके लिहाज से हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए they should be considered as population। तो 17 MCQs का जो आंसर है that would be C, population। Natural selection can amplify or diminish variations that are। अच्छा, natural selection amplify or diminish यानी ख़त्म कर सकते हैं वेरिएशन that are both heritable और नॉन हेरिटेबल। तो याद रखिएगा नेचुरल सिलेक्शन नॉन हेरिटेबल वेरिएशंस को एम्पलीफाई या डिमिनिश नहीं कर सकता। नेचुरल सिलेक्शन हमेशा वेरिएशंस वो भी जो हेरिटेबल होंगी। तो 18 का ऑप्शन होगा बीटा, यानी हेरिटेबल मतलब वो जो इनहेरिट हो सके, जो इनहेरिट ही ना हो सके उन वेरिएशंस को एलिमिनेट या एम्पलीफाई नहीं किया जा सकता नेचुरल सिलेक्शन से। 19 एमसीक्यूज है द टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन एट एनी वन टाइम इज कॉल्ड। तो टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, हम इसको जीन पूल कहते हैं और ये आपने चैप्टर नंबर 8 वेरिएशन जेनेटिक्स में पढ़ा था, इसको हम जीन पूल कंसीडर करेंगे। 19 का ऑप्शन है डेल्टा। If MCQ number 20, if all members of a population are homozygous for the same allele, that the allele is said to be fixed in the gene pool। Yes, अगर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं, अगर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या हैं, होमोलोगस हैं, अगर सभी ऑर्गेनिज्म विद इन द पॉपुलेशन दे आर होमोजाइगस, उनमें कोई रिसेसिव एलील या कोई दूसरा एलील मौजूद है नहीं, तो हम कहेंगे द जीन इज सेट, द एलील इज सेट टू बी फिक्स्ड इन द जीन पूल। तो एमसीक्यूज नंबर 20 का ऑप्शन होना चाहिए ए, अल्फा। ठीक है। नंबर 21, अकॉर्डिंग टू हार्डी वीनबर्ग थ्योरम या थ्योरी, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स एंड जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन ऑफ जीन पूल, पॉपुलेशन ऑफ, ठीक है। तो हार्डी वीनबर्ग थ्योरम में या हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी वीनबर्ग लॉ में फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील एंड जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन ऑफ जीन पूल विल रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, पूरा स्टेटमेंट था कांस्टेंट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एजेंट्स अदर देन सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। तो बिल्कुल यही है, कांस्टेंट तो था मगर पूरा स्टेटमेंट है कि कांस्टेंट अनलेस दे आर एक्टेड अपॉन एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो जो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या वेरिएशंस होते हैं उसके अलावा अगर कोई भी दूसरी फोर्स उनको अफेक्ट करेगी तो उसकी वजह से जो है ना वो ये थ्योरी या ये लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। एमसीक्यूज 22, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस, किसी भी चेंज का जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है, वो बेसिकली म्यूटेशन कंसिडर होगा। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन से ही वेरिएशंस कंसिडर होती हैं, तो हमारे लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस वुड बी कंसिडर्ड एज म्यूटेशन। ठीक है। नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स सर्व नो अपेरेंट पर्पस, कौन से ऑर्गन्स है जिनका कोई फिजिबल कोई अपेरेंट पर्पस नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास वो जो मौजूद तो हैं मगर उनका कोई फंक्शन नहीं है, तो हमारे पास वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, विच सर्व नो अपेरेंट पर्पस। Now we have MCQs number 24. Which of the following processes had resulted in the production of the different breeds of domestic dogs and pigeons? तो जो different breeds या different जो variety हमने develop की हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड अगर हम dogs की बात करें, तो ये बेसिकली हमने different animals में यानी उनके different species के दरमियान क्रॉस ब्रीड करा, इसको क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन होगा क्रॉस ब्रीड 24 का बीटा। सबसे लास्ट है, इफ वी कंसिडर हार्डी विनबर्ग लॉ देन फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन इट्स सेंस। अगर हम हार्डी विनबर्ग लॉ को कंसिडर करें तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा? तो हमारे पास अब इस एमसीक्यूज को देखिएगा, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है म्यूटेशंस कॉज चेंज इन जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल।
जीन फ्रीक्वेंसी या जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी जितनी ज़्यादा म्यूटेशन कॉज होंगी। माइग्रेशन चेंज, एलीलिक फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर पर्टिकुलर एलील्स जिन एनिमल्स के पास है, अगर वो माइग्रेट करके किसी एक लोकेशन को छोड़ के चले जाएं तो डेफिनेटली माइग्रेशन के बाद एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। और सी ऑप्शन है, देयर शुड नॉट बी सिलेक्शन। ठीक है, किसी किस्म की कोई सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, यानी कोई सिलेक्टिव फोर्स आप अप्लाई ना करें, ये भी ठीक है। जो लास्ट में लिखा है ना, नॉन रैंडम मेकिंग विल रिड्यूस चांस ऑफ एवोल्यूशन, ऐसा नहीं है। रैंडम जो असॉर्टमेंट होगी, जो रैंडम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान इंटरेक्शन होगा, वो चांस ऑफ एवोल्यूशन को जो है वो बढ़ाएगा। तो नॉन रैंडम मेकिंग विल रिड्यूस द चांस ऑफ एवोल्यूशन, ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। बाकी स्टेटमेंट इसके लिहाज से हार्डी विनबर्ग को अगर कंसिडर करें तो ठीक है। सो दीज आर द MCQs फ्रॉम द चैप्टर 10 evolution. Thank you student. Allah Hafiz.